हमारी छोड़ो, पहले ये बताओ विजय घर पर है या नहीं? अरे भाई साहब, ये कोई तरीका है क्या? आप इस तरह कैसे घर में घुस आए? और आप इनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या काम है? जरा धीरे से बताइए मुझे। देखो, तुम हमें तरीका मत सिखाओ, पहले ये बताओ तुम्हारा पति घर पर है या नहीं? तारीख पे तारीख दे रहा है। अरे हमें पागल समझ रखा है उसने, यहाँ से वहाँ घुमा रहा है वो हमें। लेकिन आज अगर वो हमारे हाथ लग गया ना तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे अरे लेकिन भाई साहब, बात क्या है? जरा इत्मीनान से बताइए तो मुझे, क्या गलती है इनकी? क्या किया है इन्होंने? अच्छा, काम निकल गया तो कितनी अनजान बन रही हैं आप। क्या तुम्हें विजय ने नहीं बताया था कि तुम्हारे ऑपरेशन के लिए उसने हमसे रुपए लिया था, वो भी पूरे 3 लाख रुपए, ये बोलकर कि ऑपरेशन के 6 महीने के बाद वो हमारे रुपए लौटा देगा। लेकिन उसने तो अपना मोबाइल नंबर बदल लिया, हमसे मिलना जुलना तक छोड़ दिया। आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरा ऑपरेशन? उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा, मतलब उसने हमें भी उल्लू बनाया है। हाँ वीरू, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। क्या? इसका मतलब उन्होंने और किसी से भी कर्जा लिया है? अरे भाभी जी, आप तो ऐसे अनजान बन रही हैं जैसे आपको कुछ भी नहीं मालूम। अरे पूरे 1 साल हो गया बिना नौकरी के बैठा है, तो वो आप लोगों को कैसे पाल रहा होगा? क्या आपने कभी विजय से कोई सवाल नहीं किया? क्या नौकरी छुट्टी है? लेकिन वो तो रोज सुबह 10 बजे घर से जाते हैं और शाम को 6 बजे वापस आते हैं। बाकी की पंचायत आप विजय से कीजिएगा, लेकिन उससे जरूर ये कह दीजिएगा कि हम लोग आए थे और हम बहुत जल्दी फिर से आएंगे और हमें हमारे सारे रुपए चाहिए, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैं कह दूंगी इनसे। चल भाई, कल 10 बजे से पहले आना है यहाँ, तभी वो हमारे हाथ लगेगा। और भाभी जी, उसे साफ साफ कह दीजिएगा हम लोग बहुत गुस्से में थे, अगर हमें हमारे रुपए समय पर नहीं मिले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। ये तो मुझसे रोज यही कह के जाते हैं कि ये अपनी नौकरी से जा रहे हैं और शाम को 6 बजे लौट कर आते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे ये ऑफिस में काम करते करते बहुत थक गए होंगे। ये है कविता। कविता को अपने शादी के 1.5 साल के बाद पता चला था कि उसका पति विजय कोई नौकरी नहीं करता है और वह बेरोजगार है, और विजय ने अपने ऊपर लाखों का कर्जा भी चढ़ा रखा है। कविता अभी तक तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी, क्योंकि कविता की एक 5 महीने की सुंदर सी बिटिया भी थी। कविता अपनी बेटी में इतनी मगन रहती कि कब सुबह से शाम हो जाती उसे कुछ पता ही नहीं चलता। अब तो ये रोज की ही बात हो गई थी। हर रोज दरवाजे पर कोई न कोई कर्जदार आकर खड़ा हो जाता और विजय के बारे में पूछता। अगर विजय घर में नहीं मिलता तो वो अब कविता को उल्टा सीधा सुनाने लगे थे। कविता धीरे धीरे बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन वह जब भी अपने पति से इस बारे में बात करती तो विजय यही कह देता कि लोग उसे जानबूझकर फंसा रहे हैं, उसने कोई कर्ज नहीं लिया है। आ गए आप ऑफिस से? हाँ, इसमें नया क्या है, रोज ही तो मैं ऑफिस से आता हूँ ना, फिर तुम आज मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हो? अच्छा, आप थक भी बहुत गए होंगे, आप आराम से बैठिए ना, मैं भी आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ कविता, सच में बहुत थकान हो रही है, जरा जल्दी से कॉफी तो बना कर ले आना। बस करो ये ड्रामा, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। विजय, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरे मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? कविता, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? विजय, ये आंखें दिखाने से आपका झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। पूरे 1 हफ्ते हो गए, कोई ना कोई कर्जदार दरवाजे पर खड़ा ही मिलता है दोपहर को, और तुम ऑफिस का नाम बताकर दिन भर ना जाने कहाँ गायब रहते हो। मैं लोगों को जवाब देते देते थक चुकी हूँ। बकवास ना करो कविता। बस करो विजय, बस करो। और कितना झूठ बोलोगे तुम मुझे? एक सच को छुपाने के लिए झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हो तुम। अगर तुम्हें पता चल गया है तो हाँ, यही सच है, नौकरी छूट गई है मेरी, मैं जॉबलेस हो गया हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें भूखा तो नहीं रखा ना, तुम्हें तो मैंने सारी सुख सुविधाएं दी है, फिर तुम्हें मुझसे शिकायत क्यों? है मुझे शिकायत तुमसे, 1000 शिकायत है। अभी तुम्हारी नौकरी करने के दिन है और इस दिन में तुम लोगों से झूठ बोलकर रुपए मांग रहे हो और मुझे पाल रहे हो। हाँ, पाल रहा हूँ मैं, मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। मेरी नौकरी छूट गई थी, इसलिए मैंने कुछ लोगों से झूठ बोलकर रुपए मांगे, लेकिन मैंने वो रुपए अपने लिए नहीं मांगे, बल्कि तुम्हारी पूर्ति के लिए मांगे हैं। अच्छा, क्या मैं सोना चांदी खाती हूँ जो आपने लोगों से 5-5 लाख रुपए तक उधार लिए हैं? वो भी एक से नहीं, ना जाने तुमने कितने लोगों से उधार लिए हैं। अरे करोड़ों रुपए का कर्जा तुम्हारे सिर चढ़ चुका है, फिर भी तुम गुरूर से बात कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। विजय, विजय, लो, एक और कर्जदार आ गया। अब तुम ही जाओ, जाकर जवाब दो उसे, मैं थक चुकी हूँ जवाब देते देते। प्लीज प्लीज कविता, ऐसा मत बोलो, जाओ तुम जाकर कह दो कि विजय घर पर नहीं है। नहीं, मैं नहीं कहूँगी, आपको जाना ही होगा। अरे कब तक छुपेंगे आप? जाकर साफ साफ कह दीजिए ना कि अभी आपके पास रुपए नहीं है। नहीं कविता, प्लीज तुम जाकर कह दो, मैं कैसे भी करके
1 हफ्ते में उनके रुपए लौटा दूंगा, लेकिन अभी उनका सामना करने की मेरी हिम्मत नहीं है। ठीक है, ये आखिरी बार है। इसके बाद मैं किसी को कोई सफाई नहीं दूंगी और ना ही मैं किसी से कोई झूठ बोलूंगी। और हाँ, तुमने रुपए अपने लिए लिए हैं, जबरदस्ती हमारे पालन पोषण का नाम मत लीजिए, क्योंकि हमने लाखों रुपए नहीं खाए हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज अभी जाकर दरवाजा खोल दो कविता। तुम कविता अपने पति के साथ बहुत बहस करती है, उसे बुरा भला भी कहती है, लेकिन विजय ने तो शुरू में सब कुछ छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब कविता ने सारे सबूत बताए तो वह मजबूर था। वह कविता से कुछ न बोल पाया। कविता जब सामने दरवाजा खोलने जाती है तब देखती है कि दरवाजे पर फिर से कोई 2 व्यक्ति खड़े हैं जो कविता से रुपए मांग रहे हैं। इस बार देखो भाभी, मैं जानता हूँ विजय घर पर है, अब मुझसे आप झूठ मत बोलिएगा, जल्दी से विजय को बुला दीजिए। वैसे रुपए तो मुझे आपसे ही लेनी है, लेकिन मैं आपसे अकेले बात नहीं कर सकता, आप विजय को बुलाइए। अरे भाई, ये क्या बात हुई? और मुझसे क्यों रुपए मांगेंगे आप? कोई मैंने आपसे कर्ज लिया है क्या? क्यों, क्या ये साइन आपकी नहीं है? अरे ये तो आपकी ही साइन है ना, आपने ही तो रुपए उधार मांगे हैं, लेकिन आप साइन करने इसीलिए नहीं आ पाई मेरे सामने क्योंकि आप बीमार थी, बिस्तर पर थी, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बताया था और मैंने इंसानियत की खातिर विजय की मदद की थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि विजय इतना धोखेबाज निकम्मा निकलेगा। उसकी वजह से मुझे 4 लोगों से न जाने कैसी कैसी बातें सुननी पड़ रही है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने किसी पेपर पर कोई साइन नहीं किए हैं और ना ही मैंने कर्ज लिया है। अच्छा, तो देख लीजिए ये पेपर, आपने ही तो इन पेपरों पर साइन किया था ना। कविता ने जब देखा कि उसके साइन किए हुए पेपर उस कर्जदार के हाथ में है तो उसके पैरों तले से जैसे जमीन हट गई, क्योंकि कविता को आज 1 साल बाद यह बात पता चली कि उसके पति ने उससे धोखे से हस्ताक्षर करवाकर कर्ज लिया है। अब तो कर्जदारों की लाइन लगी रहती थी दरवाजे में और कविता सबको टालते हुए थक चुकी थी। कविता और विजय की एक बेटी थी 5 महीने की, और ऐसे में कविता पति पत्नी के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती थी। वो अपनी बेटी का फ्यूचर खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बहुत कोशिश की कि विजय सुधर जाए, विजय अपनी हरकतों से बाज आ जाए और कविता और विजय फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। बस कविता का यही सपना था कि एक छोटा सा परिवार हो और परिवार में सुख शांति हो, लेकिन यहाँ तो कविता के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा था। कविता अपने बेटी के पीछे कोई ठोस फैसला भी नहीं ले पा रही थी, वो बहुत मजबूर थी। इसीलिए कविता ने एक फैसला लिया कि कविता यह मकान छोड़कर चली जाए और कहीं दूर किराए से रहना शुरू कर दे, जहाँ कोई कर्जदार उन्हें परेशान ना करे। देखो विजय, कर्जदारों को जवाब देते देते मैं थक चुकी हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया, अब नहीं। मेरी बात मानिए, हम तो कहते हैं कि हम कहीं दूर किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे आप वहीं से नौकरी भी ढूंढते रहिएगा। लेकिन कविता, हम लोग यहाँ से जाएंगे तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता तो चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कहाँ रहने वाले हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे कर्जदार यहाँ आकर परेशान करते थे, वह फिर दूसरे मकान में भी आकर परेशान करेंगे। नहीं जी, हम लोग मकान रातों रात शिफ्ट करेंगे, किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगेगी। विजय कविता की बात मान लेता है और कविता और विजय रातों रात मकान शिफ्ट कर लेते हैं। पड़ोसियों को पता तक नहीं चलता कि वो कहाँ रहने गए हैं। कविता भी सुकून की सांस ले रही थी नए घर में, क्योंकि अभी तक वहाँ कोई कर्जदार नहीं आया था। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत चुका था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। कविता भी सुकून की सांस ले रही थी। एक दिन कविता ने विजय से कहा, विजय, हम तीनों यहाँ हंसी खुशी तो नहीं, सुकून से भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी शांति से रह रहे हैं। अब तुम भी नौकरी ढूंढने लगो। अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें भी बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगी, फिर हमारी सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। उम्मीद से भरी कविता को सब कुछ सही नजर आ रहा था। कविता को लग रहा था कि अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और कविता को भी लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। लेकिन एक दिन कविता ने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर उसका पति विजय कुछ पुलिस के साथ खड़ा है। विजय, नौकरी का कुछ पता चला क्या? हाँ, चल जाएगा, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हें भूखी तो नहीं रख रहा हूँ ना। विजय, विजय, विजय। अरे, लगता है दरवाजे पर फिर से कोई आया है, लेकिन हमारे इस घर का पता हमने तो किसी को बताया भी नहीं था और अड़ोस पड़ोस के लोगों से हमने अपनी जान पहचान भी नहीं बढ़ाई है। फिर कौन आया होगा जो आपको नाम लेकर पुकार रहा है? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। थोड़ी देर बाद कविता भी विजय के पीछे पीछे चली जाती है और कविता जाकर देखती है कि 2 पुलिस वाले खड़े हैं जो कि विजय के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आ रहे हैं। ये इतनी देर से दरवाजा खोलने गए हैं, अभी तक आए नहीं, और कौन आया होगा दरवाजे पर? मैं ही जाकर देखती हूँ, मुझे तो बहुत डर भी लग रहा है। सर अंदर चलिए ना, अंदर चलकर बात करते हैं। क्या हुआ? इन्होंने क्या किया है इंस्पेक्टर? कविता,
ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मैं बाद में समझाता हूँ ना। तुम अंदर जाओ गुड़िया को लेकर। विजय, कितना झूठ बोलेगा तू? अरे कितना नीचे गिर गया है, कितने चोरी चकारी के मामले तेरे सिर पर चढ़े हुए हैं। क्या किया है इन्होंने? सर बताइए ना, क्या किया है? अरे कविता, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ साल पहले मैंने एक जमीन बेची थी, उस पर किसी ने मुकदमा कर दिया है कि वो जमीन उसकी है और मैंने उसकी मर्जी के बिना वो जमीन बेच दी है। विजय की बात सुनकर कविता को ये समझने में देर न लगी कि विजय किस हद तक गिरा हुआ इंसान है, क्योंकि विजय के चेहरे की हवाइयाँ साफ साफ बयां कर रही थी कि वह झूठ बोल रहा है। अब तक कितने कर्जदारों ने उसके बारे में यही तो कहा था, उसने झूठ बोलकर पैसे लिए थे कि उसकी बीवी बीमार है। विजय ने कविता को बहुत सफाई देने की कोशिश की, लेकिन कविता को अब विजय के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं रह गया था। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अब करना क्या है? करना क्या है? विजय को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तुम किसी को भिजवाकर जमानत करवा लेना इसकी। क्या क्या मैं किसको भेजूंगी इंस्पेक्टर साहब? यहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं और इनके माता पिता भी यहाँ नहीं रहते, वह तो इलाहाबाद में रहते हैं। मैं अकेली औरत कहाँ धक्का खाऊंगी इंस्पेक्टर साहब? रहम कीजिए, इन्हें लेकर मत जाइए। मैं किसे थाने भेजूंगी? बेचारी कविता इंस्पेक्टर के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। उसका रोना गिड़गिड़ाना देख के इंस्पेक्टर को भी उस पर तरस आ जाता है। ये तेरी पत्नी और बच्चे की वजह से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, समझा ना? सुधर जा, कम से कम अपने परिवार को देखकर सुधर जा। कविता, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ भी फ्रॉड नहीं किया है। बस करो विजय, बस करो। और कितना झूठ बोलोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? कविता, मेरी बात तो सुनो। कविता और विजय के बीच में खूब लड़ाइयाँ हुई, खूब झगड़े हुए, लेकिन बेचारी कविता कहाँ जाती, किसके पास जाती? सभी रिश्तेदारों ने तो कर्ज के कारण उनसे किनारा कर लिया था। लड़ने झगड़ने के बाद बेचारी कविता करती भी तो क्या करती, हर बार की तरह इस बार भी उसने अपने पति को माफ कर दिया, क्योंकि कविता हमेशा अपने बच्चे की खातिर चुप रह जाती थी। वह सोचती थी कि उसके बच्चे के सिर से पिता का साया न छीने। लेकिन कविता का मन अब विजय की हरकतों के कारण भर चुका था। वह बच्चों के कारण ही वहाँ रह रही थी। दूसरे दिन करवा चौथ का त्योहार था। अड़ोस पड़ोस की सारी महिलाएं करवा चौथ की तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन इस बार कविता ऐसे धोखेबाज मक्कार इंसान के नाम से व्रत नहीं करना चाहती थी। इसलिए कविता ने तय कर लिया कि वह करवा चौथ का व्रत नहीं करेगी, ना ही नई साड़ियाँ पहनेगी और ना ही कोई श्रृंगार करेगी। अरे लगता है माँ का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ मम्मी, कैसी हो? क्या कर रही हो बिटिया? आज तो करवा चौथ का व्रत होगा ना तुम्हारा? वो नहीं माँ, मैंने व्रत नहीं किया है। क्या? ये क्या बात हुई? तूने करवा चौथ का व्रत नहीं किया है? नहीं माँ, नहीं किया है मैंने करवा चौथ का व्रत और ना ही करना चाहती हूँ। अरे कविता बेटा, क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है ना? तू रो क्यों रही है? नहीं माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। आज कविता अपनी माँ से बात करते करते अपने आप को रोक नहीं पाई और आज रोते हुए उसने विजय की सारी हरकतें अपनी माँ को बता दी। कविता की माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका दामाद इस तरह का नीच इंसान है। माँ, अब तो हद हो गई है, पुलिस घर आने लगी है। मैं तो आकाश की हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। कविता बच्चों की तरह फूट फूट कर बिलक रही थी। उसकी रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ का कलेजा जैसे फटा जा रहा था, क्योंकि कविता की माँ को कविता की बहुत चिंता हो रही थी। फिर भी उन्होंने अपने आप को समझाया, माँ, मैंने आज तक सब कुछ छुपा लिया, आप लोगों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ, चिंता ना कर मेरी बिटिया, हौसला रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, कभी कभी परीक्षाएं ज्यादा हो जाती है, लेकिन तू दुखी मत हो, भगवान पर भरोसा रख। क्या भरोसा रखूं माँ, क्या भरोसा रखूं? आपने मेरी किस्मत कहाँ फोड़ दी। आपने मेरी शादी करके अपने सर का बोझ उतार दिया और झेलना तो सब कुछ मुझे पड़ रहा है। आप लोग तो वहाँ आराम से बैठे हैं, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझ पर क्या क्या बीत रही है, कोई नहीं जानता। माँ, आज तो कविता की गुस्से का ज्वालामुखी माँ के सामने फट पड़ा। वह गुस्से में अपनी माँ को न जाने क्या क्या कह गई। बेटा, हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमने तो अच्छा ही सोचकर तुम्हारी शादी वहाँ की थी। हमने सोचा कि हमारी बिटिया राज करेगी, एक लौता बेटा है, लेकिन हमें क्या मालूम था वो इतना निकम्मा, निकारा, इतना नीच इंसान है। माँ, ये सारी बातें आप पापा जी को मत बताना, क्योंकि पापा जी बहुत गुस्से वाले हैं, न जाने वो गुस्से में क्या कर बैठेंगे। अभी मेरे अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत बाकी है माँ, जब मैं पूरी तरह से हार जाऊंगी तो मैं खुद ही अपने मायके आ जाऊंगी। लेकिन देखिए, अभी आप लोग अपनी तरफ से कुछ मत कीजिएगा। बेटा, क्या तूने अपने सास ससुर को इस बारे में कुछ नहीं बताया? माँ, मैंने कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन इनके मम्मी पापा तो उल्टा मुझे ही सुनाते हैं। कहते हैं कि उनके बेटे की छोटी सी सैलरी है, मुझे खर्चे कम करना चाहिए, मैं इतने रुपए
थी कि फिर से किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। कविता ने हड़बड़ाकर फोन काटा और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही एक महिला और एक पुरुष डराते हुए कविता के घर में घुस जाते हैं। विजय कहाँ है? विजय को बुला। वो तो घर पर नहीं है। झूठ मत बोल, वरना भी बाल पकड़कर 4 थप्पड़ लगाऊंगी तेरे गाल में। अरे फरेबी औरत अपने पति के साथ मिलकर फरेब कर रही है, लोगों को लूट रही है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ नहीं जानती। आप साफ साफ कहिए ना। मैंने कोई फरेब नहीं किया है, मैंने किसी को नहीं लूटा है। आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, रुपए मांगते समय तो बड़े बड़े अक्षरों में तुमने अपना साइन किया है और अब कह रही हो कि तुमने कोई फरेब नहीं किया है। तुमने लिखित में दिया ना कि तुम 3 महीने में रुपए वापस कर दोगी, लेकिन 6 महीने होने को आए, तुमने रुपए वापस क्यों नहीं किए? अब तुम सीधे सीधे रुपए वापस कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। देखिए, मेरी बात मानिए, कुछ समझने की कोशिश कीजिए। अरे मैंने कोई रुपए नहीं लिए हैं और ना ही मैंने कोई साइन किया है। चल, बड़ी आई सीधी सादी बनने का नाटक कर रही है। अरे तुझे कौन नहीं जानता है, कितने लोगों से तूने कर्जा लिया है, वो भी अपने पति के साथ मिलकर झूठ फरेब किया है। तू सीधे सीधे रुपए वापस करती है या तेरी बच्ची को उठा कर ले जाऊं मैं? नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। मेरी बच्ची को कहीं लेकर मत जाओ। मेरा यकीन करो, मैंने किसी से कोई रुपए नहीं लिए हैं। अच्छा, देखो तो कितना नाटक करती है ये औरत। मैं अभी इसकी बच्ची को उठा कर लाती हूँ, तब ये सीधे सीधे बोलेगी। नहीं, मेरी बात सुनिए, मुझ पर दया कीजिए। मैंने किसी से कोई रुपए नहीं लिया है, मुझ पर विश्वास कीजिए। मेरी बच्ची को उठाकर मत ले जाइए। बच्ची तो लेकर जाऊंगी और बच्ची को बेच दूंगी कहीं ले जाकर, जिससे कम से कम मेरे आधे रुपए तो वसूल होंगे। नहीं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मेरी बच्ची को कहीं लेकर मत जाइए। अच्छा, तो साफ साफ बता, कब तक तू रुपए लौटाएगी? मुझे 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं आपके सारे रुपए चुका दूंगी, लेकिन देखिए मेरी बच्ची को लेकर मत जाइए, वरना मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। गंगा, इसे 2 दिन की मोहलत दे दे। अगर इसने 2 दिन में रुपए नहीं चुकाए तो हम इसकी बच्ची को ले जाएंगे और इसके घर में जो भी कीमती सामान है उसे भी ले जाएंगे। याद रखना, 2 दिन बाद लौटूंगी। अब तूने कोई ड्रामा किया ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अब तो बेचारी कविता को सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तो वो बहुत डर गई थी, घबरा गई थी। अगर 2 दिनों में उसने रुपए नहीं लौटाए तो उसकी बच्ची को वो लोग उठाकर ले जाएंगे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे बस अपनी बच्ची की चिंता सता रही थी। अब कविता के सामने अपने मायके जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए कविता ने सोचा कि अपने मायके जाकर अपने माता पिता को सारी बात बता देगी। और कविता विजय के घर आने से पहले ही अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके चली जाती है और अपनी माँ को डरते हुए सारी कहानी बताती है। माँ, मुझे बचा लो, माँ। कविता तुझे क्या हो गया बेटा? इतनी घबराई हुई सी क्यों है? और किससे बचाना है तुझे? माँ, बस आप मेरी बच्ची को बचा लीजिए। माँ, बचा लीजिए मेरी बच्ची को। कविता, कुछ नहीं होगा बेटा, हम अपनी नातन को कुछ नहीं होने देंगे। तू घबरा मत और देख, ये रोना बंद कर और बता साफ साफ क्या बात है, कितनी परेशान है, उससे क्यों है? नहीं माँ, बस आप मेरी बच्ची को बचा लीजिए, छुपा लीजिए मेरी बच्ची को कहीं, वरना वो लोग मेरी बच्ची को मुझसे छीन कर ले जाएंगे और इसे कहीं बेच देंगे। माँ, अरे तू डर क्यों रही है? हम अपनी नातन को कुछ नहीं होने देंगे और तू अभी अपनी माँ के घर में है। तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बैठ और साफ साफ बता मुझे क्या बात है, कौन तुझे मारने पर तुला है, कौन हमारी नातन को बेचना चाहता है? माँ, इन्होंने मेरी झूठी साइन लेकर किसी से रुपए उधार लिए हैं, ये बोलकर कि ये कुछ दिन में लौटा देंगे, लेकिन इन्होंने तो रुपए लौटा ही नहीं और वो लोग घर में आ धमके और मुझे 2 दिन की मोहलत देकर गए हैं। अगर 2 दिनों में मैंने रुपए वापस नहीं किए तो वो लोग मुझसे मेरी बच्ची छीन कर ले जाएंगे। माँ, ये बता, तूने साइन किया था या नहीं उस पेपर में? नहीं माँ, मैंने कोई साइन नहीं किया। मुझे तो मालूम भी नहीं है इन्होंने कब उन लोगों से मेरी नकली साइन लेकर रुपए ले लिए। माँ, उस नीच झूठे मक्कार फरेबी इंसान के साथ रहते रहते मैं बहुत थक चुकी हूँ। उसकी तो गलतियाँ जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन ब दिन उसकी गलतियाँ बढ़ती जा रही है। माँ, कल तक तो बात पुलिस थाने तक थी, लेकिन अब तो वो मेरी झूठी साइन लेकर लोगों से रुपए मांग रहा है और वो लोग मुझे और मेरी बच्ची को मारने की धमकी दे रहे हैं। कविता, दरवाजा खोलो, हमें मालूम है तुम यहीं अपनी माँ के घर में छुपी हुई हो। माँ देखो वो लोग यहाँ भी आ धमके। माँ, मुझे बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो। माँ, तू चिंता मत कर कविता, जा तू अंदर जाकर चुपचाप मेरे कमरे में बैठ, मैं अभी देखती हूँ उन लोगों को। अपनी बेटी को छुपा रही हो तुम? देखो, उसे और उसकी बेटी को हमारे हवाले कर दो, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। अपने पति की तरह वह भी फरेब कर
भागकर अपने मायके में छुपना चाहती थी। हमें सब कुछ मालूम चल गया है। हम तो उससे या तो अपने रुपए लेकर जाएंगे या फिर उसकी बच्ची को लेकर जाएंगे। अच्छा, मेरी बेटी कर्जा उतारेगी? एक बात बताओ, क्या मेरी बेटी खुद चलकर तुम लोगों के पास आई थी कर्जा मांगने? नहीं तो कविता नहीं आई थी कर्जा मांगने। जब मेरी बेटी कर्जा मांगने आई ही नहीं तो वो कर्जा क्यों उतारेगी? जिसने कर्जा तुमसे मांगा है कर्जा वही उतारेगा। देखो हमारे सामने ज्यादा सियान पत्ती नहीं चलेगी तुम्हारी। पेपर पर तो उसी के साइन है ना। अच्छा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि साइन तो धोखे से भी करवाया जा सकता है? मुझे मेरी बेटी चाहिए, वो भी सही सलामत। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। ना जाने मेरी बेटी कल से कहाँ गायब है, वो भी तुम लोगों के डर की वजह से। और तुम लोग जब अंदर आए ना तो बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तुम लोगों की पिक्चर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। मैं तुम दोनों के नाम से रिपोर्ट करूंगी कि तुम लोगों ने ना जाने मेरी बेटी के साथ क्या किया। अब तो कविता की माँ ने सारी बाजी ही पलट दी थी। जो लोग कर्जा वापस लेने आए थे, सरला देवी ने तो उन्हीं के ऊपर केस करने की धमकी दे डाली थी। धमकी सुनकर वो लोग बहुत डर गए, क्योंकि उन लोगों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी। डरने का कारण भी था क्योंकि कविता खुद कर्जा लेने नहीं गई थी इन लोगों के पास। यह लोग खुद 2 नंबर के काम करते हैं और लोगों को कम ब्याज में रुपए देने का लालच देकर उन्हें मोटी रकम ऐंठते हैं। मैं तुम दोनों की फोटो छपवाऊंगी अखबार में कि तुम लोगों ने मेरी नातन और बेटी को किडनैप कर लिया है। बुढ़िया, होश में तो है ना? ये क्या बोल रही है तू? हाँ, मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ। तुम लोगों ने ना जाने मेरी बेटी के साथ क्या किया। जो मेरी बेटी अपने ससुराल में नहीं है, मैंने फोन किया था उसके ससुराल में। अब तो वो दोनों लोग डर के कारण घबराने लगे, क्योंकि उन लोगों ने ब्लैक से कमाए हुए रुपए ही विजय को उधारी में दिए थे। चुपचाप जाकर तुम लोग मेरी बेटी को ढूंढो। अगर मेरी बेटी नहीं मिली या फिर वह किसी खरोच व निशान के साथ मिली तो तुम लोगों की खैर नहीं। अब तो वह लोग बहुत घबरा गए और जल्दी से वहाँ से भाग गए। लेकिन थोड़ी ही देर में विजय आ गया था कविता को ढूंढते हुए। मम्मी जी। अच्छा, तो दामाद जी आ ही गए आप मेरी बेटी को ढूंढते हुए। पापा जी, आज सुबह से ही कविता ना जाने कहाँ चली गई है। बस उसे ही ढूंढते हुए मैं यहाँ आया हूँ। अपने दामाद को देखकर सरला जी का तो जैसे खून खौल रहा था। वह आगे बढ़ती है और अपने दामाद के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ती है। नीच बेशर्म इंसान! हमने तो ये सोचकर अपनी बेटी तुम्हारे साथ ब्याही थी कि तुम्हें कोई ऐब नहीं है, तुम बहुत ही सीधे साधे इंसान हो। लेकिन हमें भी क्या मालूम था कि तुम्हारे अंदर तो सबसे बड़ा ऐब है झूठ फरेब करने का, कर्जा लेने का। मम्मी जी, वो मेरी बात तो सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। मेरी कोई गलती नहीं है। मुंह बंद कर ले नीच इंसान, वरना अभी पुलिस को बुलाऊंगा और धक्के मारते हुए तुझे घर से बाहर निकालूंगा। मेरी बेटी ने 3 साल तेरे साथ नर्क भोगा है। अब मैं अपनी बेटी को उस नर्क में नहीं जाने दूंगा। और कितनों को ठगेगा, क्या और कितना फरेब करेगा? अरे अब तो अपनी गलती स्वीकार कर ले। मेरी बेटी चुपचाप 3 साल तक कितना कुछ सहते रही, लेकिन तूने तो उसके सीधेपन का गलत फायदा उठाया, उसकी झूठी साइन लेकर कर्ज लिया। और तेरे इस कर्ज करने के चक्कर में आज मेरी बेटी की जान पर बनाई थी। अगर वो सही समय पर हमारे पास ना आती तो वो लोग मेरी नातन को ले जाते और क्या पता कल को मेरी बेटी को भी मार डालते। लेकिन तुम्हारा क्या जाता, तुम तो दूसरी ब्याह ले आते। लेकिन हमारी बेटी तो हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाती ना। माँ, इस नीच इंसान से कह दीजिए कि अभी के अभी दफा हो जाइए यहाँ से। मुझे इस घटिया आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। इसकी संगति में तो कुत्ते की गत हो गई है मेरी। मैं यहाँ से वहाँ मुँह छिपाते फिर रही हूँ। सुन लिया ना तूने? अब चुपचाप तू यहाँ से चला जा। अगर नहीं गया तो अभी पुलिस बुलाती हूँ। लेकिन मेरी बेटी है यहाँ, मैं पिता हूँ उसका। अरे वो नीच इंसान, तू पिता कहलाने के लायक नहीं है। तूने कभी अपनी बच्ची को बच्ची नहीं समझा, पत्नी को पत्नी नहीं समझा। बस झूठ फरेब करता रहा, झूठ बोलकर कर्जा लेता रहा। यहाँ तक अपनी पत्नी की झूठी साइन लेकर भी तूने कर्ज ले लिया। अगर मैं तेरे साथ रही तो आज नहीं तो कल मैं अपनी बच्ची से भी हाथ धो बैठूंगी। इसलिए तू चुपचाप यहाँ से चला जा। और बेटा, तू चिंता मत कर, अभी तेरे माँ बाप हैं, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। और हमने जो गलती की थी, इस निकम्मे नकारे व्यक्ति के साथ तेरी शादी करके, उस गलती को हम सुधारना चाहते हैं बेटा। सॉरी मम्मी, मैंने गुस्से में आकर न जाने आप लोगों को क्या कुछ कह दिया, लेकिन इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। मैं अपनी बेटी के सहारे पूरी जिंदगी गुजार लूंगी मम्मी पापा। बस आप लोग मुझे अपनी छत्र छाया में रखिए। अब दोबारा इस घर से विदा करने का सपना मत देखना मुझे। कविता के माता पिता को जब सारी सच्चाई मालूम चली तो कविता के माता पिता ने डांट डपट कर अपने दामाद को वहाँ से भगा दिया और जल्द ही उसे तलाक का नोटिस भी भेज दिया। और कविता के माता पिता इस विषम परिस्थिति में कविता के साथ ढाल बनकर खड़े हो चुके थे। दोस्तों,
कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके चलते हमें कर्ज लेना ही होता है। लेकिन विजय ने तो हर किसी को ठगा और अपने शौक पूरे करने के लिए लोगों से रुपए ऐंठते रहा। दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि कविता ने बिल्कुल सही फैसला किया? क्योंकि आज नहीं तो कल कविता को यह फैसला तो लेना ही था। कविता कुछ दिनों तक अपने मम्मी पापा के साथ रही। उसके बाद उसने अपने पति विजय को तलाक का नोटिस भिजवाया। विजय ने कविता को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार कविता पत्थर पड़ चुकी थी और मजबूरी में आकर विजय को तलाक पेपर में साइन करना ही पड़ा। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।